नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने झारखंड की मुंडा जनजाति और नागवंशी शासन व्यवस्था का उदय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। हाँ बिल्कुल, उन्हें देखना आज की इस चर्चा को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। सही कहा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टडी हॉप डाउनलोड करें। वहां आपको सभी पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और एक्सक्लूसिव पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए स्टडी हॉप अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और studyhop.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वहां से भी जरूर जुड़ें। ये सारे रिसोर्सेज वाकई तैयारी को काफी आसान बना देते हैं। चलिए अब बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही पीडीएफ पर आधारित है। यही दौर है जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का अंत हो चुका था और पूरे देश में एक नए राजनीतिक संतुलन की कोशिश हो रही थी। लेकिन देखिए, आम धारणा तो यही होती है ना कि झारखंड अपनी भौगोलिक स्थिति, मतलब अपने घने जंगलों और पहाड़ों के कारण इस उथल-पुथल से बिल्कुल अलग-थलग रहा होगा। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन आज के दस्तावेज इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। सच तो ये है कि इस समय झारखंड भारत की 3 सबसे विशाल और ताकतवर शक्तियों के बीच एक बेहद सक्रिय रणभूमि बन गया था। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 8वीं से 10वीं सदी के दौरान उत्तर, मध्य और ईस्टर्न भारत में पूरी तरह से हल्ला मचा हुआ था। एक तरफ पाल साम्राज्य था, दूसरी तरफ प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूटा साम्राज्य आ रहा था। लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे इन तीनों के बीच। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब टकराव कन्नौज या बड़े शहरों की सत्ता के लिए हो रहा था, तो इन बड़ी सेनाओं को झारखंड के इन बेहद घने जंगलों में ऐसी क्या सामरिक दिलचस्पी दिख रही थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस दौर की युद्ध रणनीतियों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, कोई भी बड़ी सेना जब महीनों तक आगे बढ़ती है तो उसे सुरक्षित रास्ते चाहिए होते हैं, छिपने की जगहें चाहिए होती हैं और रसद की भी जरूरत होती है। हाँ, तो झारखंड का क्षेत्र इन तीनों साम्राज्यों के बीच एक तरह से एक भौगोलिक पुल बन गया था। पाल शासकों को पश्चिम जाना हो या राष्ट्रकूटों को उत्तर दिशा में हमला करना हो, तो झारखंड के रास्ते सबसे सुरक्षित। एग्जैक्टली। यहाँ के घने जंगल सेनाओं को दुश्मनों की नजरों से बचाते थे। साथ ही इस क्षेत्र में हाथी प्रचुर मात्रा में मिलते थे, जो उस समय की सेनाओं के लिए सबसे बड़े हथियार माने जाते थे। अच्छा, मतलब खेती या राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इन महाशक्तियों ने इन मार्गों का उपयोग किया। सही कहा। और देखिए, जब इतनी बड़ी सेनाएं किसी क्षेत्र से गुजरती हैं तो जाहिर है उनका प्रभाव वहां की सत्ता और संस्कृति पर पड़ना ही है। ये वाकई एक नया नजरिया है। लेकिन इन सब के बीच हमारे ऐतिहासिक प्रमाण ये भी दर्शाते हैं कि यहाँ के स्थानीय शासकों ने हार नहीं मानी थी। बिल्कुल नहीं। नागवंशी शासकों ने अपना वजूद मजबूती से बनाए रखा था। हाँ, वंशावली में इस दौर के कई नाम आते हैं, जैसे भगवान राय, मोहन राय, गजघंट राय, चंद्र राय और आनंद राय। पर इनमें जो सबसे मुख्य नाम उभर कर आता है वो गजघंट राय का है। गजघंट राय का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं बचाई बल्कि सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं का भी निर्माण किया। सत्ता का असली प्रमाण सिर्फ युद्ध जीतना थोड़ी होता है। वही तो, ऐसी धरोहरें छोड़ना होता है जो सदियों तक लोगों की आस्था का केंद्र बनी रहे। गजघंट राय ने ठीक यही किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजघंट राय द्वारा बनवाए गए एक विशिष्ट मंदिर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। पुरातात्विक दस्तावेज बताते हैं कि 908 ईस्वी में, यानी 965 संवत में, उन्होंने गुमला के हपामुनि में महामाया मंदिर बनवाया था। लेकिन इस मंदिर की कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसकी परतों में धार्मिक बदलावों का पूरा युग छिपा है। हपामुनि का यह मंदिर धार्मिक मान्यताओं की विकास की एक जीती जागती पुस्तक है। कैसे? जब 908 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ तब ये महामाया मंदिर नहीं था। ये मूल रूप से एक काली मंदिर था। अच्छा, काली मंदिर था शुरू में? हाँ, और इसकी पहली प्राण प्रतिष्ठा हरिनाथ नाम के एक पुरोहित द्वारा करवाई गई थी। अब आप कल्पना कीजिए,
घने जंगलों से घिरा क्षेत्र और वहां देवी काली की पूजा हो रही है। तंत्र और शक्ति की पूजा वहां बहुत स्वाभाविक थी। ट्राइबल समाज में शक्ति पूजा का तो वैसे भी गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन ठीक 1401 एडी में यानी लगभग 5 सदियों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास पलट दिया। बिल्कुल। 1458 संवत की बात है। परावर्ती नागवंशी शासक शिवदास कर्ण ने इस मंदिर की पूरी पहचान ही बदल दी। उन्होंने सियाना देव नामक पुरोहित से दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाई ना? हाँ, और वहां से काली माता की मूर्ति हटाकर महाविष्णु की मूर्ति स्थापित कर दी गई। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। आखिर एक स्थापित मंदिर को इस तरह बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी? देखिए, 1401 ईस्वी तक आते आते पूरे भारत में भक्ति आंदोलन तेजी से फैल रहा था। वैष्णव परंपरा का प्रसार हो रहा था। वैष्णव धर्म अपनाना एक तरह से शांति और कृषि आधारित समाज की ओर बढ़ने का संकेत था। मतलब शासकों की रणनीति और सामाजिक जरूरतें बदल चुकी थी। सही पकड़ा। एक तांत्रिक पूजा का केंद्र अचानक वैष्णव परंपरा में ढल गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, इसी कालखंड में गुमला में ही एक और अनूठे मंदिर का निर्माण हुआ, तंगीनाथ मंदिर। हाँ, जो जयपुर के राजा राम सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ये भगवान शिव को समर्पित था। यानी एक ही क्षेत्र में शक्ति, वैष्णव और शैव तीनों परंपराओं का विकास हो रहा था। तो इन सब का क्या मतलब है? इन बड़े साम्राज्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में प्रतिहार और पाल के यहाँ होने के ठोस प्रमाण क्या हैं? प्रमाण इतने मजबूत हैं कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिहार वंश का एक बहुत बड़ा प्रमाण चतरा जिले के इटखोरी से मिला अभिलेख है। ये अभिलेख प्रतिहार वंश के 7वें शासक महेंद्रपाल का है ना? हाँ, अब सोचिए, उत्तर और पश्चिम भारत के एक विशाल साम्राज्य के राजा का अभिलेख सीधे झारखंड के इटखोरी में मिल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभिलेख का मतलब है उस क्षेत्र की भूमि और वहां के कर पर शासक का सीधा अधिकार। यानी प्रतिहार सेनाएं सिर्फ वहां से गुजरी नहीं थी, उन्होंने उस इलाके पर नियंत्रण लेने की कोशिश भी की थी। बिल्कुल। और पाल साम्राज्य के निशान तो और भी गहरे हैं। रजरप्पा का प्रसिद्ध छिन्नामास्तिका मंदिर, राइट? हाँ, जो पाल काल के प्रभाव में स्थापित हुआ था। लेकिन इस मंदिर की शुरुआती कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताइए। आज हम छिन्नामास्तिका माता को हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मानते हैं, लेकिन पुरातात्विक दस्तावेज बताते हैं कि इन्हें मूल रूप से बौद्ध धर्म की वज्रयोगिनी देवी का ही एक रूप माना जाता है। बौद्ध धर्म की देवी? ये कैसे हुआ? देखिए, पाल राजा बौद्ध धर्म की वज्रयाना शाखा के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके शासन में वहां तांत्रिक बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। जैसे जैसे पाल साम्राज्य का पतन हुआ, स्थानीय हिंदू परंपराएं आगे बढ़ी। तो वही वज्रयोगिनी समय के साथ हिंदू तांत्रिक देवी छिन्नामास्तिका बन गई। 8वीं सदी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। लेकिन इतनी दूर राजपूताना से यहाँ आकर बसने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? असल में 8वीं सदी के आसपास सिंध और राजपूताना क्षेत्रों में लगातार आक्रमण हो रहे थे। अपनी सत्ता और सुरक्षा के लिए इन राजवंशों को नए सुरक्षित क्षेत्रों की तलाश थी, और झारखंड का भौगोलिक परिवेश इसके लिए बिल्कुल अनुकूल था। इनमें सबसे प्रमुख नाम तो सिंह वंश का आता है। हाँ, और इस घटना का पूरा बखियान हमें वंश प्रभा लेखन नामक किताब में मिलता है। उसके अनुसार काशीनाथ सिंह 693 ईस्वी में राजपूताना से चलकर सिंह भूम पहुंचे थे और वहां स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 8वीं सदी में पोराहट राज्य की नींव रखी, जो सिंह वंश की पहली शाखा बनी। बिल्कुल। और उन्होंने एक लंबा शासन किया। इस वंश में कुल 12 राजा हुए। एक और दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है। नृपेंद्र नारायण सिंह की किताब सिंहभूम सिरायकेला खरसा वन थ्रू दी एजेस। इससे साफ होता है कि राजपूताना से आए लोग यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ सिंहभूम तक ही सीमित नहीं रही। पलामू की तरफ एक और नए वंश ने प्रवेश किया, रक्सेल वंश। राइट। इनका सफर काफी रोचक रहा है। हाँ, क्योंकि इनकी रणनीति सिंह वंश से थोड़ी अलग थी। रक्सेल वंश झारखंड पहुंचने से पहले ही 2 शाखाओं में बंट गया था। अपनी ताकत को 2 दिशाओं में बांटना काफी रिस्की हो सकता है। इन्होंने कौन से रास्ते चुने? पहली शाखा हरिहरगंज से होते हुए महाराजगंज गई और फिर देवगन में बस गई। ये देवगन आज के पलामू और औरंगाबाद की सीमा पर है। और दूसरी शाखा?
वो छत्रा के रास्ते से पंखी होते हुए कुंडलावा में आकर बस गई, जो वर्तमान पलामू का हिस्सा है। लेकिन बाहर से आकर अपनी सत्ता स्थापित करना कभी आसान थोड़ी होता है। वहां पे पहले से नागवंशियों का शासन था, तो टकराव तो होना ही था। और वही हुआ 11वीं सदी का वो महासंग्राम, जिसे हम 12वां का युद्ध कहते हैं। इसमें रक्सेल वंश का सामना नागवंशी शासक भीमकर्ण से हुआ था ना? सही पकड़ा। रक्सेल सेनाओं को अपने युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था, लेकिन भीमकर्ण ने वहां की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें करारी शिकस्त दी। ये शौर्य का बहुत बड़ा प्रमाण था। हाँ, इस हार के बाद रक्सेल वंश का विस्तार रुक गया और आगे चलकर 16वीं सदी में यानी 1572 ईस्वी के आसपास उनका पूरी तरह पतन हो गया। हाँ, चेरो वंश के आने के बाद विशेषकर मान सिंह और भगवत राय ने रक्सेल वंश को पूरी तरह अपदस्थ कर दिया और पलामू पर उनका दौर खत्म हो गया। इसे शुरू करते हैं। 11वीं सदी के नागवंश की ओर चलते हैं। शुरुआत में जो शासक थे, जैसे श्रीपति राय, जोगिंद्र राय, नृपेंद्र राय और गंधर्व राय, ये सभी अपने नाम के साथ राय की उपाधि लगाते थे। हाँ, एक बहुत लंबी वंशावली थी जो राय टाइटल का इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, आइए इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। गंधर्व राय के बाद अचानक से दस्तावेजों में राय की जगह कर्ण उपाधि दिखने लगती है। मतलब बिना किसी युद्ध के या बिना हारे अपनी सदियों पुरानी उपाधि बदल देना, ये तो बहुत ही अजीब बात है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन दस्तावेजों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक विशुद्ध कूटनीतिक चाल थी। असल में गंधर्व राय और कलचुरी वंश के जो राजा थे, लक्ष्मीकर्ण, उनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। और कलचुरी उस समय बहुत ताकतवर थे। बिल्कुल, वो एक प्रमुख शक्ति थे। तो गंधर्व राय ने अपने बेटे का नाम पुरानी परंपरा से हटकर भीमकर्ण रख दिया। ये सिर्फ एक दोस्त को सम्मान देना नहीं था, ये एक तरह से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल था। मतलब क्षेत्रीय दुश्मनों को ये दिखाना कि हमारे पीछे एक बहुत बड़े साम्राज्य का हाथ है। एकदम सही। इस एक नाम से उन्होंने बिना लड़े ही अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ा लिया। क्या बात है। और इसी कूटनीतिक बढ़त के साथ भीमकर्ण ने 1098 ईस्वी में सत्ता संभाली। वो पहले शासक बने जिन्होंने ये कर्ण उपाधि धारण की, और उन्होंने 1132 ईस्वी तक राज किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम नहीं बदला, उन्होंने अपनी राजधानी भी बदल दी। हाँ, चुटिया से हटाकर खुखरा कर दी। अगर हम भूगोल को देखें तो शायद चुटिया बाहरी हमलों से सुरक्षित नहीं रह गया था। खुखरा जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था, तो वो एक प्राकृतिक किले का काम करता था। राजधानी बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। भीमकर्ण ने खुखरा में बकायदा पुराना गढ़बाड़ी नाम का एक बहुत बड़ा किला बनवाया, और क्योंकि वहां लोग बसेंगे, सेना रहेगी, तो पानी तो चाहिए ना। हाँ, जल प्रबंधन तो सबसे जरूरी है। तो उन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाया। ये दिखाता है कि वो एक बहुत ही स्थायी प्रशासनिक तंत्र खड़ा कर रहे थे। और जब तंत्र मजबूत होता है तो राज्य अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है। भीमकर्ण के समय में भी यही हुआ। स्रोतों में बरवा के युद्ध का जिक्र आता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये युद्ध रक्सेलों के खिलाफ लड़ा गया था। रक्सेल उस इलाके के बहुत ही लड़ाकू और दुर्जय माने जाते थे। तो ये सिर्फ सीमा का विवाद नहीं था, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इस युद्ध में भीमकर्ण की जीत हुई। उन्हें बरवा टोरी का पूरा इलाका मिल गया, जो आज के लातेहार का हिस्सा है। लेकिन इस जीत में जमीन से भी ज्यादा एक और चीज की अहमियत दस्तावेजों में बताई गई है, और वो थी भगवान वासुदेव की एक मूर्ति। हाँ, मध्यकालीन भारत में हारने वाले राज्य के देवी देवताओं की मूर्तियों को जीत के प्रतीक के तौर पर ले जाना बहुत आम था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये रक्सेलों की सत्ता और उनके ईश्वरीय संरक्षण को अपने अधीन करने का ऐलान था। यहाँ यह विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। एक मूर्ति जो युद्ध में जीती गई, उसका आगे क्या हुआ? तो इन सभी बातों का असल में क्या अर्थ निकलता है? अर्थ ये निकलता है कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं चलती, उसे आस्था का भी सहारा चाहिए होता है। भीमकर्ण के बाद जो शासक आए, जशकर्ण और जयकर्ण, उनके समय तक नागवंशी राज्य में वैष्णव परंपरा का बहुत असर दिखने लगा था। हाँ, पूरे भारत में ही उस वक्त वैष्णव लहर चल रही थी। स्रोतों में लक्ष्मण सेन जैसे राजाओं का भी नाम है जो वैष्णव मत को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसी प्रभाव में जशकर्ण और जयकर्ण ने उस वासुदेव मूर्ति को सहजना में स्थापित करवाया। सहजना, जो आज का गुमला है, ये एक तरह से राज्य की नई धार्मिक पहचान की घोषणा थी। इससे तो नागवंशी शासक एक बड़ी भारतीय सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए होंगे।
वो अब सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी बन गए। बिल्कुल, लेकिन इस मूर्ति का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। सालों बाद 1470 ईस्वी में जो शासक थे छत्रकर्ण, उन्होंने इस मूर्ति की कोराम्बे में फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कोराम्बे यानी आज का लोहरदगा क्षेत्र। बार बार मूर्ति की जगह बदलना ये बताता है कि नागवंश की सत्ता का केंद्र और उनकी प्राथमिकताएं बदल रही थी। और इसी कोराम्बे के इलाके में इतने युद्ध हुए, इतना सत्ता संघर्ष हुआ कि इसे झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाने लगा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। जब हम हल्दी घाटी कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ एक मैदान नहीं होता। उसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों तक खून बहा हो, जहां संस्कृति और सत्ता का भयानक टकराव हुआ हो, रक्सेलों और नागवंशियों के बीच। और उस वासुदेव मूर्ति को लेकर जो लड़ाइयां हुई, उन्होंने कोराम्बे को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो ये तो थी 11वीं और 12वीं सदी की बात। अब अगर हम 13वीं सदी की शुरुआत पर आएं, 1205 ईस्वी के आसपास, उस वक्त उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी और झारखंड में सिंह वंश की दूसरी शाखा बन रही थी। हाँ, दर्पण नारायण सिंह ने इस नई शाखा की नींव रखी थी। और इसके बाद काशीराम सिंह ने पोराहाट को अपनी राजधानी बनाया। फिर अच्युत सिंह ने राज्य को एक करने के लिए पौरी देवी को अपनी कुलदेवी घोषित किया। ये कुलदेवी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समाजशास्त्र के नजरिए से बहुत अहम है। जब आप एक नए इलाके में राज करते हैं जहां पहले से बहुत सी जनजातियां हों, तो आप सिर्फ ताकत से राज नहीं कर सकते, आपको उन्हें जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। पौरी देवी की स्थापना उसी का एक तरीका था। इससे राजा ये दावा कर सकता था कि उसका राज भगवान की मर्जी है। ये लोगों को जोड़ने और विद्रोह को दबाने की एक बहुत ही परखी हुई कूटनीति थी। हालांकि बाद में ये बड़ा राज्य भी बंट गया, पोराहाट और सरायकेला नाम के दो अलग-अलग हिस्सों में। सत्ता विस्तार का यही नतीजा होता है अक्सर। लेकिन 13वीं सदी के स्रोतों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ढालभूम के ढाल वंश से जुड़ी है। ये राजवंश सत्ता की पुरानी धारणाओं को बिल्कुल तोड़ देता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि ढाल वंश के संस्थापक संभवतः धोबी जाति से थे, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ही असाधारण बात थी। एकदम। जहां राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी माना जाता था, वहां समाज के निचले तबके से आकर राज्याभिषेक करवाना एक बहुत बड़ा उलटफेर था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि उस वक्त के जंगलों और परिधीय इलाकों में कैसी सामाजिक तरलता थी। ये बताता है कि जहां बड़े साम्राज्यों की पकड़ कमजोर होती थी, वहां राजा वो बनता था जिसके पास सेना हो, जो कबीलों को एकजुट कर सके। जन्म से ज्यादा काबिलियत मायने रखती थी। ढाल वंश इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इसी ढाल वंश के साथ एक ऐसा सच भी जुड़ा है जो आज के दौर में बहुत ही भयानक लगता है। आप नरबली प्रथा की बात कर रहे हैं? दस्तावेजों में साफ लिखा है कि ढाल वंश में नरबली को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। एक तरफ ये लोग जाति व्यवस्था को तोड़कर सत्ता में आए, जो प्रगतिशील लगता है, और दूसरी तरफ इंसान की बलि चढ़ा रहे थे। ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, अगर हम इसे आज के नजरिए से देखेंगे तो ये सिर्फ क्रूरता लगेगी, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन समाजों में, चाहे वो कहीं भी हो, नरबली अक्सर राज्य की संप्रभुता दिखाने का एक तरीका होती थी। राजा ये दिखाता था कि लोगों के जीवन और मृत्यु पर उसका पूरा अधिकार है। और शायद अंधविश्वास भी एक बड़ा कारण था। बिल्कुल। उस वक्त विज्ञान तो था नहीं, सूखा पड़ गया, महामारी आ गई, तो लगता था कि देवता नाराज हैं। और तांत्रिक परंपराओं में इंसान की बलि को सबसे बड़ी आहुति माना जाता था। तो राज्य दरअसल लोगों के डर का राजनीतिकरण कर रहा था, ताकि प्रजा के मन में सत्ता का खौफ बना रहे। सच में इतिहास का ये ग्रे एरिया हमें बताता है कि पुराने वक्त को आज के पैमानों पर मापना सही नहीं है। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों और स्रोतों को एक साथ रखकर देखें, तो 11वीं से 13वीं सदी का ये इलाका सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल कूटनीति का समय था, जहां लक्ष्मी कर्ण की दोस्ती से नागवंश का नाम राय से कर्ण हो जाता है, जहां सामरिक कारणों से राजधानी चुटिया से खुखरा चली जाती है, और जहां एक वासुदेव की मूर्ति पीढ़ियों तक सत्ता का केंद्र बनी रहती है। कोराम्बे अपनी खूनी लड़ाइयों की वजह से झारखंड की हल्दी घाटी बन जाता है। और ढाल वंश हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता के लिए सामाजिक नियम टूट भी सकते हैं और अंधविश्वास सत्ता का हथियार भी बन सकता है। इतिहास के ये पन्ने इंसान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसके अंधविश्वासों की एक बहुत ही सजीव तस्वीर पेश करते हैं।